नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यदुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास के अंदर। डियर फ्रेंड, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो हरियाणा जीके पर बेस रहेगा। हरियाणा जीके का कोर्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों देखिए, हरियाणा जीके की अगर बात करेंगे ना तो हरियाणा जीके का कोर्स एक महत्वपूर्ण है, स्पेशल फॉर हरियाणा पुलिस के लिए। स्पेशल फॉर हरियाणा पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोर्स माना जाता है हरियाणा जीके का कोर्स। देखिए 25% पोर्शन आता है हरियाणा जीके का, हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर, हरियाणा एसएससी के अंदर। जो ये हमारा बैच आप लोगों के लिए टारगेट बैच चलाया गया है, स्पेशल बैच आप लोगों के लिए चलाया गया है। ये बैच 66 दिन का बैच रहेगा। ये बैच आप लोगों के लिए स्पेशली हरियाणा पुलिस के लिए बैच चलाया गया है। और हमारा मकसद है हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको करवाएं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको करवाएं और आप लोगों को मतलब एक बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिले कि आप लोग एग्जाम में क्वालिफाई कर सको। आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स हमारे द्वारा चलाया गया है। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे हरियाणा जीके, जो बिल्कुल जीरो लेवल से रहेगी, बिल्कुल स्टार्टिंग बेस से रहेगी। हम हरियाणा के इतिहास से लेकर के हरियाणा के हर एक तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, हर एक तथ्य के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। हिंदी में कराओ, हिंदी में कराएंगे भाई सुनील कुमार जी। रोहित सैनी सर, हरियाणा पुलिस का सिलेबस कंटेंट चाहिए। बिल्कुल भाई, आप लोगों को हरियाणा पुलिस का सिलेबस कंटेंट दे देंगे, बिल्कुल दिया जाएगा। आप लोगों के सामने हर चीज वो करवाई जाएगी। आप लोगों को सिलेबस भी दे दिया जाएगा कि क्या क्या सिलेबस आएगा, आप लोगों का क्या हरियाणा जीके में पूछा जाएगा। दोस्तों हम हरियाणा जीके किस किस प्रकार से कवर करेंगे, हम हरियाणा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा के उदय के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम हरियाणा राज्य के प्रथम वो व्यक्ति जो हरियाणा राज्य बना, तब कौन व्यक्ति सबसे पहले मुख्यमंत्री बना, कौन सबसे ज्यादा समय तक रहा, उन चीजों के बारे में जानेंगे। हरियाणा के भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। हम हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा के जिलों का भी जिक्र करेंगे। हर और मैं बात बता देता हूं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। कम से कम 3000 प्लस क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हरियाणा जीके का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोगों को नहीं हुआ हो। आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको ये बिल्कुल महसूस होगा कि ये चीज हमने पढ़ रखी है। 25 के 25 ये क्वेश्चन है जो हमने पढ़े थे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं हरियाणा जीके। तो पहला टॉपिक हमारा हरियाणा जीके का बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे। मैं पहले कह चुका हूं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से हम हरियाणा जीके शुरू करेंगे भाई। ठीक है, हरियाणा के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात आती है हरियाणा के इतिहास से हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हरियाणा का जो इतिहास है वो काफी जगहों पर वर्णित मिलता है। काफी सारे वेदों ग्रंथों में हरियाणा का उल्लेख भी हमें दिया गया है। बहुत सारी जगहों पर हरियाणा का उल्लेख मिलता है हमें। हमारा जो इतिहास है वो वैदिक काल सभ्यता से संपूर्ण माना जाता है कि वैदिक सभ्यता में भी हमारा जिक्र मिलता है। ठीक है दोस्तों, वैदिक सभ्यता के टाइम पे हरियाणा को भारतीय सभ्यता का पालना माना गया था। दोस्तों वैदिक सभ्यता के समय पे हरियाणा को भारतीय सभ्यता का पालना कहा गया था, क्योंकि भारतीय सभ्यता का सबसे ज्यादा प्रचलन जो है वो हरियाणा वासी ही पालन करते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा के उल्लेख की। हरियाणा का उल्लेख हमें किन किन वेदों में मिला, किन 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 पुराणों में मिला, उन चीजों के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान लगा करके पढ़ना, क्योंकि एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये विश्वास बना करके चलना, जो बोर्ड पे लिखवाऊंगा, जो आप लोगों को करवाऊंगा, वो हरियाणा पुलिस के अंदर परफेक्टली आएगा और ये मेरा विश्वास है। और आप लोग भी विश्वास बना करके चलना। मैं हर बार एक बात कहता हूं जब भी आप लोगों के सामने आता हूं कि वादा किया है नजारा बेहतरीन दिखाऊंगा। तो बस आप विश्वास बना करके चलना, नजारा हम दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, हरियाणा के उल्लेख की। हरियाणा का उल्लेख। तो दोस्तों जो हरियाणा का उल्लेख है वो किन किन जगहों पर हमें मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है हमारे पास वेदों की। वेदों की जब मैं बात करता हूं तो वेद हमारे पास टोटल 4 होते हैं भाई।
टोटल वेद हमारे पास कितने हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं भाई? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा है भाई अथर्ववेद। अथर्ववेद। इन चारों वेदों का जिक्र भारतीय सनातन में किया गया है। हमारी सभ्यता में इन चारों वेदों का जिक्र किया गया है और चारों के चारों वेद हमारे देव प्रधान माने गए हैं। इनमें देवताओं की स्तुति भी मिलती है। इनमें देवताओं की स्तुति भी मिलती है। ठीक है, देवताओं की स्तुति का अलग अलग प्रकार से वर्णन इन वेदों में किया गया है। लेकिन हम हरियाणा जीके पर फोकस करके चलेंगे क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है हरियाणा जीके। उसके बारे में हम बात करेंगे तो हरियाणा का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। दोस्तों, हरियाणा का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में हरियाणा का जिक्र किया गया है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ही गायत्री मंत्र भी हमें मिलता है भाई। जो गायत्री मंत्र हम सुबह सुबह प्रयोग करते हैं, स्कूलों में भी हमें बुलवाया जाता था गायत्री मंत्र, वैसे भी हम गायत्री मंत्र का प्रयोग कर लिया करते हैं। वो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। एक हमारे शिक्षा संस्थानों में एक वाक्य लिखा हुआ मिलता है अस्तोमा सदगम्य। वो अस्तोमा सदगम्य वाक्य भी हमें ऋग्वेद से मिलता है। वो अस्तोमा सदगम्य वाक्य भी हमने कहां से लिया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और इसी वेद में, इसी ऋग्वेद में हमें अपने हरियाणा राज्य का भी उल्लेख मिलता है। इसी ऋग्वेद में हमें अपने हरियाणा राज्य का उल्लेख मिलता है। अपने सनातन धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। वो ऋग्वेद में किया गया है। दोस्तों, 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है। लेकिन कुछ ज्यादा ब्रह्मज्ञानी लोगों ने उसके बारे में 33 करोड़ लिख दिया, क्योंकि संस्कृत भाषा का शब्द है कोटि, जिसका अर्थ होता है प्रकार। और वो ऋग्वेद में ही 33 कोटि देवताओं का जिक्र किया गया, 33 प्रकार का जिक्र किया गया। लेकिन ये सब बातें इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो काफी लंबा टॉपिक हो जाता है दोस्तों। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है सिर्फ हरियाणा जीके का वो टॉपिक जो हमारे लिए 25% का काम करता है, जो 25% पोर्शन आता है, हमें उससे मतलब है। और वो है भाई ऋग्वेद का वो गुणगान जो हमारे हरियाणा राज्य का उल्लेख करता है। जो किसका उल्लेख करता है? हमारे हरियाणा राज्य का उल्लेख करता है। दोस्तों, उसके बाद आती है, अगर मैं बात करूं पुराणों की, मैं बात करूं पुराण, तो टोटल पुराण हमारे पास है 18। और इन्हीं पुराणों में से नाम आता है एक पुराण का स्कंद पुराण। किसका? स्कंद पुराण का। हरियाणा राज्य का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो स्कंद पुराण में मिलता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा राज्य का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो स्कंद पुराण में हरियाणा राज्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। हरियाणा राज्य का संबंध अभिलेखों में भी मिलता है। तो दोस्तों, एक अभिलेख हुआ करता था, तोमर अभिलेख। एक अभिलेख हुआ करता था, तोमर अभिलेख, जो तोमर वंश से संबंधित है। जो किससे संबंधित है? तोमर वंश से संबंधित है। इस तोमर अभिलेख में भी हरियाणा का उल्लेख हमें मिलता है भाई। इस तोमर अभिलेख में भी हरियाणा का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, इस तोमर अभिलेख में किसका जिक्र मिलता है? हरियाणा राज्य का जिक्र मिलता है। ठीक है भाई, अब तोमर अभिलेख हमें मिला कहां से? दिल्ली से प्राप्त हुआ था। तोमर राजवंश का अभिलेख हुआ करता था, तोमर अभिलेख। ठीक है, हरियाणा में अभिलेख मिले, लेकिन आपसे पूछ ले एक अभिलेख का नाम ले दिया जाए, टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख हमें हरियाणा के किस जिले से प्राप्त हुआ? तो टोपरा अभिलेख हमें हरियाणा के अंबाड़ा से प्राप्त हुआ भी। हरियाणा के अंबाड़ा से प्राप्त हुआ भी। टोपरा अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ? हरियाणा राज्य के
अंबाड़ा से प्राप्त हुआ था टोपरा अभिलेख। ठीक है दोस्तों, इस अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक से। इस अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक से, जो कि मौर्य कालीन राजा हुआ करता था उससे। इस अभिलेख को दिल्ली ले जाने वाला शासक, इस अभिलेख को दिल्ली ले जाने वाला शासक तो भाई वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक इस अभिलेख को दिल्ली लेकर के गया। किस अभिलेख को भाई? टोपरा अभिलेख को। यह हमें कहां से मिला? हरियाणा के अंबाड़ा जिले से प्राप्त हुआ। लेकिन हरियाणा राज्य का उल्लेख कहां मिलता है? तो तोमर अभिलेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बार बार कि हरियाणा में सरोवर संबंधित अभिलेख, सरोवर संबंधित अभिलेख देखिए, सरोवर संबंधित अभिलेख का तात्पर्य है समुद्र संबंधित अभिलेख कहां से मिला था, क्या नाम था? तो भाई सरोवर संबंधित अभिलेख जो था वो खरोष्टी अभिलेख हुआ करता था। कौन सा अभिलेख हुआ करता था? खरोष्टी अभिलेख। और ये खरोष्टी अभिलेख जो है वो हमें कहां से मिला था? तो ये खरोष्टी अभिलेख हमें मिला था हरियाणा के करनाल जिले से। कहां से पता लगता है? हरियाणा के करनाल जिले से इस अभिलेख का उच्चारण हमें मिला, उल्लेख इसका मिला। इसने बताया कि प्राचीन समय में हरियाणा को समुद्र छूता था। प्राचीन समय में हरियाणा को समुद्र छूता था। ठीक है भाई, अब देखिए हरियाणा राज्य से कुछ एक चीजें मिली। अब हरियाणा के उल्लेख के बारे में एक और बात आपसे पूछ ले कि हरियाणा का उल्लेख किस कृति या किस लेख में मिलता है? किस कृति या किस लेख में मिलता है? तो कृति या लेख की जब बात आ जाए तो पाषाण कृति में हरियाणा राज्य का उल्लेख मिलता है। पाषाण कृति में किस कृति या लेख में हरियाणा राज्य का उल्लेख मिलता है? तो पाषाण कृति में हरियाणा राज्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये तो था हरियाणा का एक उल्लेख कि किन किन जगहों पर हरियाणा का उल्लेख मिला, कैसे कैसे स्थानों पर हरियाणा का उल्लेख हमें मिलता है, उन सभी के बारे में हमने जाना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए इस समय हरियाणा का कोई ना कोई नाम भी तो हुआ करता था। इन जगहों पर हरियाणा को कुछ ना कुछ नाम भी तो दिया गया था। पुराने समय में हरियाणा को अलग अलग नामों से जाना जाता था। प्राचीन समय में हरियाणा के अलग अलग नाम हुए थे, उन नामों से हरियाणा को जाना गया है। और हरियाणा के नामों के बारे में एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन जरूर आता है। एक उल्लेख से क्वेश्चन आता है, एक हरियाणा के नामों से क्वेश्चन आता है, और पक्का आएगा, 100% गारंटी है इस चीज के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो आज टॉपिक करवाऊं उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज भी करना, उन सभी टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ना भी, और अब भी क्लास के अंदर ध्यान जरूर देना, क्योंकि ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा पुलिस में 100% गारंटी के साथ ये चीज आएंगी। विश्वास बनाए रखना, आपके सिलेक्शन की गारंटी हम लेकर के चलते हैं। मैं आप लोगों के सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं अगर आप क्लास में ध्यान देते हो तो, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप लोगों को एकदम कंसंट्रेट करके बैठना होगा क्लास के अंदर और ध्यान से उन चीजों को सीखना होगा। तो आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं, हरियाणा के नामों का जिक्र हम करते हैं। तो हरियाणा के प्राचीन समय में नाम क्या क्या रहे? तो हरियाणा के नाम, हरियाणा के नामों का अगर मैं वर्णन करूं तो दोस्तों अलग अलग समय पे हरियाणा को अलग अलग नामों से जाना गया है। ठीक है,
अब अलग अलग नाम से जाना गया है, उसकी हम बात करते हैं भाई। सबसे पहले मैंने जिक्र किया था कि वेद का ऋग्वेद। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है भाई? ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे के नाम से जाना गया है, रज हरियाणे के नाम से। ठीक है, रजे हरियाणा या रज हरियाणे के नाम से ऋग्वेद में हरियाणा को जाना गया है। ठीक है, मैंने एक पुराण का नाम लिया था आपके सामने, वो पुराण कौन सा है भाई? स्कंद पुराण। कौन सा है भाई? स्कंद पुराण। इस स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला कहा गया है, हरियाला या हरियाल, एक ही बात है भाई, हरियाला या हरियाल कहा गया है हरियाणा को स्कंद पुराण में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्कंद पुराण में नाम दिया गया हरियाणा को। हरियाणा का एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, हरियाणा का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है, जो विश्व युद्ध से भी भयंकर युद्ध माना गया है, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेनाओं का अंत हो गया था। ठीक है, उस युद्ध को महाभारत युद्ध का नाम दिया गया था। उस युद्ध को क्या नाम दिया गया था? महाभारत युद्ध का नाम दिया गया था दोस्तों। महाभारत या मैं कहूं योधेय काल, महाभारत या मैं कहूं योधेय काल। महाभारत काल या योधेय काल में हरियाणा को क्या कहा गया? बहुधान्यक प्रदेश, बहुधान्यक प्रदेश। महाभारत काल या योधेय काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया? बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना गया। दोस्तों, हरियाणा एसएससी के द्वारा इस शब्द का मीनिंग पूछ लिया गया, इस नाम का अर्थ पूछ लिया गया। तो वो समय था जब कृषि भूमि हरियाणा में हुआ करती थी, जब अत्यधिक मात्रा में हरियाणा में अनाज पैदा होता था। और अगर मैं ये बात आज भी कहूं तो कोई गलत नहीं होगी, क्योंकि देश को 12% अनाज देने वाला राज्य हमारा हरियाणा है। इस देश को 12% अनाज कौन प्रदान करता है? हमारा हरियाणा राज्य 10 से 12% अनाज पैदा करके 10 से 12% अनाज देश को देता है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा राज्य इतना अनाज देता है, पूरे देश का इतना % अनाज हरियाणा देता है, ये बात याद रख लेना। उस समय भी अत्यधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ करता था और इसका अर्थ बनाया गया अत्यधिक समृद्ध भूमि। इसका अर्थ बताया गया अत्यधिक समृद्ध भूमि। इसका अर्थ बताया गया अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक समृद्ध भूमि किसका अर्थ है भाई? बहुधान्यक प्रदेश का अर्थ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जब बात महाभारत की आई गई है तो महाभारत के एक महान पात्र हुआ करते थे, जिसके कर कमलों पर संपूर्ण युद्ध निर्धारित था, जिसके ही हाथ में संपूर्ण युद्ध का फैसला था, जिसकी मर्जी से संपूर्ण युद्ध था। वो थे श्री कृष्ण। वो कौन थे भाई? श्री कृष्ण। उन्होंने हरियाणा को क्या नाम दिया था? तो श्री कृष्ण ने हरियाणा को कहा था हरना, और हरना का अर्थ होता है लूटपाट का प्रदेश। हरना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लूटपाट का प्रदेश। लूटपाट का प्रदेश हरना का अर्थ होता है। हरना का अर्थ क्या होता है? लूटपाट का प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हरना शब्द का अर्थ होता है लूटपाट का प्रदेश। और ये नाम किसके द्वारा कहा गया? ये नाम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया। कृष्ण स्पीड से पढ़ाओ सर। हाँ जी कृष्ण जी, स्पीड से पढ़ाएंगे भैया। ठीक है, क्योंकि ये हरियाणा की शुरुआत है, इस चीज को समझना जरूरी है। और अगर अभी गति हमने पकड़ ली तो मैं लिख के देता हूं, आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि प्यार से समझाना सबसे बड़ी बात है। आप लोगों को जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हरियाणा की शुरुआत है।
ये हरियाणा का इतिहास है, इस चीज को समझ करके ही पढ़ना पड़ेगा। हमें रटना नहीं है, हमें पढ़ना है हरियाणा का इतिहास। रटने वाली बात मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे। रटी हुई चीज आप एक दिन दो दिन में भूल जाओगे, लेकिन समझी हुई चीज याद रखोगे जीवन भर। ठीक है दोस्तों, और समझ करके ही सिलेक्शन लेना संभव है, रटी हुई चीज का भी सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती। तो दोस्तों विश्वास रखना, समझ करके चलना, इस चीज को रट करके मत चलना, ये बात याद रखना भाई। रट करके चलोगे तो सर्वाधिक नुकसान में रहोगे, क्योंकि रटी हुई चीजें हम भूल सकते हैं, कभी भी हमारे मस्तिष्क के निकल सकती है भाई। ठीक है, क्योंकि दिमाग रटी हुई चीजों को स्टोर नहीं रखता, दिमाग सिर्फ मेमोरेबल चीज, यादगार चीज, जो चीज हमारे समझ में आती है उन्हीं चीजों को इसमें स्टोर रखा जाता है, ये बात याद रखना भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हरना नाम दिया। एक राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन, और उनका एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था भाई? बाणभट्ट। और इस बाणभट्ट की एक रचना हुआ करती थी हर्षचरित। हर्षचरित, हर्षचरित नामक पुस्तक में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है भाई। श्रीकंठ जनपद कहा गया है भाई। ठीक है, हर्षचरित नामक बुक में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। ठीक है, किस नाम से जाना गया है? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना गया। हरियाणा का एक मात्र ऐसा जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा का एक मात्र ऐसा जिला कुरुक्षेत्र जिसे श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का एक मात्र ऐसा जिला कुरुक्षेत्र जिसे श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है। और बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद ही कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम, तो ये हुआ करता था दोस्तों ब्रह्मावर्त प्रदेश। ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मावर्त प्रदेश। ये नाम हमें हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम होने का बोध तो करवाता है, लेकिन इस नाम का वर्णन हमें कहां से मिला, ये नाम हम कहां से लेकर के आए, इसके बारे में आपने पता करना है। तो दोस्तों ये नाम जो है मनु समर्ति में, एक महाराज मनु हुआ करते थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी मनु स्मृति। मनु स्मृति, और महाराज मनु द्वारा रचित मनु स्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा गया है। मनु, याद रखना, मनु। और महाराज मनु ने क्या लिखी? मनु स्मृति। और मनु स्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा गया है। ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया है, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका कहा गया है। ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया है, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका कहा गया है। ब्रह्मा की पुत्री के नाम से हरियाणा को जाना जाता है। ठीक है भाई, ब्रह्मा की पुत्री के नाम से उसे जाना जाता है। रानी पंगाल सर डेली क्लास लोगों क्या? हाँ भाई, डेली क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मा की पुत्री के नाम से हरियाणा को जाना गया है। बिल्कुल करवाएंगे मनदीप भाई, बिल्कुल फास्ट रिवीजन जरूर करवाऊंगा, जो करवाया उसका रिवीजन भी करवा के जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज की। ठीक है, और देखिए ब्रह्मावर्त प्रदेश मनु स्मृति में भी जिक्र मिलता। आपको एक बात बताता हूं, अंग्रेजों की सदा से एक नीति रही है डिवाइड एंड रूल की। अंग्रेजों की हमेशा से एक नीति रही है डिवाइड एंड रूल की। अब वो डिवाइड एंड रूल फूट डालो राज किया करते थे। उन लोगों ने हमारे मस्तिष्क में जात पात के आधार पर भेदभाव करवाने के लिए इस मनु स्मृति में कुछ तथ्य जोड़ दिए, और अपने मतलब स्वार्थ के लिए उन्होंने हमारा नुकसान चाहा, और उन्होंने इस मनु स्मृति में कुछ अलग से तथ्य जोड़ दिए। ठीक है, और वो तथ्य जोड़ने का काम किसके हाथों से करवाया गया? तो मैकाले के हाथों से एडिट करवाया गया।
मैकाले के हाथों से एडिशन करवाया गया इस मनुस्मृति में, ताकि हम लोगों के मन में भ्रांति पैदा हो और हम अपने आप को ही गलत साबित करते। तो ये चीज उसने बनाई थी, उस मैकाले ने इसमें एडिट किया था, लेकिन उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई थी। और देखिए उस समय हमें नॉलेज नहीं थी, तो हम लोगों ने इसको गलत माना भी था, लेकिन ऐसा नहीं था, उस मैकाले के द्वारा इसमें चेंजमेंट करवाया गया था। ये बात याद रखना, इतिहास में ये बात साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो मनुस्मृति में हरियाणा को नाम दिया गया ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका इसे कहा गया, ब्रह्म ऋषि प्रदेश इसे कहा गया, ब्रह्मा की पुत्री के नाम से इसे जाना गया। दोस्तों आज के दिन जो हम नाम देखते हैं हरियाणा, आज के दिन जो हम नाम देखते हैं हरियाणा, ये नाम किसके द्वारा दिया गया? तो एक महान व्यक्ति हुआ करते थे श्रीधर, एक महान व्यक्ति हुआ करते थे श्रीधर। तो श्रीधर जी के द्वारा हरियाणा को हरियाणा कहा गया था, श्रीधर के द्वारा हरियाणा को हरियाणा कहा गया था। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, अब एक व्यक्ति हुआ करते थे पुष्पदंत, पुष्पदंत हुआ करते थे। पुष्पदंत जी ने एक रचना लिखी महापुराण, पुष्पदंत की एक रचना थी महापुराण। इस महापुराण में हरियाणा को हरियाण ऊ के नाम से जाना गया, हरियाण ऊ के नाम से जाना गया। पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाण ऊ के नाम से जाना गया। ठीक है भाई, पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाण ऊ के नाम से जाना गया था। तो दोस्तों ये बात की हमने हरियाणा के उल्लेख की और हरियाणा के प्राचीन नामों की, हरियाणा को किन किन नामों से जाना गया उन चीजों के बारे में हमने जाना, किन किन जगहों पर हरियाणा का उल्लेख मिलता है। अब हरियाणा के इतिहास की कड़ी में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हरियाणा से बहुत से चीजें मिली थी, उन्हीं में से एक चीज का उल्लेख आ जाता है जो बोले जाते हैं संगीत के साक्ष्य, जो क्या बोले जाते हैं? संगीत के साक्ष्य। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया, संगीत के साक्ष्य हमें कहां से मिले? तो संगीत के साक्ष्य हमें मिले सुध नामक जगह से। कहां से मिले दोस्तों? सुध नामक जगह से। और सुध नामक जगह कहां मिलती है? जगाधरी में। कहां पड़ती है दोस्तों? जगाधरी में। और ये जगाधरी कहां पड़ता है दोस्तों? यमुना नगर में। कहां पड़ता है? यमुना नगर में। ठीक है दोस्तों, जगाधरी कहां है? यमुना नगर में। सुध नामक जगह कहां है? जगाधरी में है। ओके दोस्तों, अब देखिए संगीत के साक्ष्य हमें मिले, सुध जगह से एक और चीज हमें मिली थी, 12 खड़ी के अभिलेख, 12 खड़ी के अभिलेख, 12 खड़ी के अभिलेख या 12 खड़ी के स्रोत भी हमें सुध नामक जगह से ही मिले थे। 12 खड़ी के अभिलेख या 12 खड़ी के स्रोत भी हमें कहां से मिले थे? सुध नामक जगह से मिले थे। ठीक है दोस्तों, देखिए 12 खड़ी के स्रोत हमें मिले। 12 खड़ी हमारी जो कैकाकी होती थी, 12 खड़ी जिनको बोला जाता था, वो 12 खड़ी के स्रोत हमें कहां से मिले थे? सुध नामक जगह से मिले थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 12 खड़ी के अभिलेख हमें प्राप्त हो गए सुध नामक जगह से, संगीत के साक्ष्य हमें मिल गए सुध नामक जगह से। ये कौन सी सदी की बात आपसे पूछ ले तो दोस्तों दूसरी सदी में हमें संगीत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे भाई। दूसरी सदी में हमें क्या मिले थे? तो संगीत के साक्ष्य मिले थे दूसरी सदी में। ठीक है दोस्तों, दूसरी सदी में हमें संगीत के साक्ष्य मिल गए, दूसरी सदी में संगीत के साक्ष्यों का पता चल गया। लेकिन याद रखना, इस टाइम पे हमें संगीत की कला का नहीं पता था। इस समय हमें संगीत की कला नहीं पता थी कि संगीत की कला क्या है। तो संगीत की कला का पता हमें कब चला, उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों संगीत की कला का पता चलते चलते 9वीं शताब्दी का इंतजार हमें करना पड़ेगा।
9वीं शताब्दी में हमें संगीत की कला का पता चला था। पूछ लिया जाए किस शताब्दी में आपको संगीत की कला का पता चला, तो 9वीं सदी में हमें संगीत की कला का पता चला था। और ये कैसा संगीत था, तो दोस्तों शास्त्रीय संगीत था। कैसा संगीत था भाई? शास्त्रीय। 9वीं सदी में हमें संगीत की कला का पता चला, और ये कैसा संगीत था? शास्त्रीय संगीत। ये हमें कैसे एहसास हुआ कि ये संगीत शास्त्रीय है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस प्रकार हमें पता चला। हरियाणा के एक जगह अग्रोहा नामक जगह, कौन सी जगह है भाई? अग्रोहा। और ये अग्रोहा पड़ती कहां पे है? तो हिसार में पड़ती है भाई। अग्रोहा कहां पड़ती है? हिसार में पड़ती है अग्रोहा नामक जगह। यहां से हमें प्राप्त हुए थे संगीत के 7 स्वर। क्या प्राप्त हुए थे भाई? संगीत के 7 स्वर। यहां से हमें संगीत के 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। और ये 7 स्वर जो आप लिखते हो ना भाई, सारे, गा, मा, पा, धा, नी, ये संगीत के 7 स्वर हमें प्राप्त हुए थे भाई। 3 3 6 और 1 7। ये संगीत के 7 स्वर हमें कहां से प्राप्त हुए थे? हिसार के अग्रोहा नामक जगह से प्राप्त हुए थे। इन्हीं 7 स्वरों के कारण अग्रोहा को संगीत का टैबलेट बोल दिया जाता है। संगीत का टैबलेट बोल दिया जाता है। और संगीत का टैबलेट किसे कहा जाता है? अग्रोहा को कहा जाता है। ये बात याद रखना भाई। संगीत का टैबलेट किसे कहा जाता है? अग्रोहा को कहा जाता है संगीत का टैबलेट। ये बात याद रखना भाई। अग्रोहा को संगीत का टैबलेट बोला गया, ठीक है। और अग्रोहा हिसार में पड़ता है। लेकिन अग्रोहा का प्राचीन नाम आपसे पूछ ले तो अग्रोहा का प्राचीन नाम हुआ करता था अग्रोदका। क्या हुआ करता था भाई? अग्रोदका। और ये अग्र गणराज्य की राजधानी माना जाता है। अग्र गणराज्य, ये अग्र गणराज्य की राजधानी था। और अग्र गणराज्य किसकी मतलब रियासत हुआ करती थी? तो अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज, अग्र गणराज्य अग्रसेन महाराज की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अग्रसेन महाराज की राजधानी, अग्र गणराज्य की राजधानी अग्रोदका, और अग्र गणराज्य महाराज अग्रसेन का गणराज्य हुआ करता था, ठीक है भाई। ये बात याद रखना। अब आगे हम बात करते हैं। अग्रोहा में हमें पता चला संगीत के 7 स्वर थे। और ये किस अभिलेख पे हमें लिखे मिले थे भाई ये 7 स्वर? तो दोस्तों इस अभिलेख को भी एक नाम दिया गया था मृदभांड अभिलेख। मृदभांड अभिलेख, मृदभांड अभिलेख। क्या नाम दिया गया? मृदभांड अभिलेख। देखिए दोस्तों, मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी से बना बर्तन या मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं। अब मिट्टी से बना बर्तन, मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं हर घर में मौजूद हुआ करती थी। अब हर घर में मौजूद थी तो हर घर में 7 स्वर भी उन चीजों पर लिखे हुए थे। अब ये 7 स्वर उन चीजों पर लिखे हुए थे तो भाई हर घर के लोग पढ़ सकते थे इस चीज को। तो ये शास्त्रार्थ की बात थी, ये संगीत शास्त्रीय था, ये हमारा ट्रेडिशनल संगीत था, ये हमारा कल्चरल सॉन्ग हुआ करता था, ठीक है। सारे गामा पाधानी इस प्रकार के हमारे शास्त्रीय संगीत इन्हीं 7 स्वरों में गाए जाया करते थे। अब हर घर में मौजूद था तो वो संगीत शास्त्रीय होगा। अब ये तो है नहीं कि भाई उस टाइम पे कोई सपना चौधरी जी का संगीत चलता था, ऐसा नहीं चलता था उस समय पे। लेकिन उस समय पे लोग शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, शास्त्रीय संगीत चला करता था। तो 9वीं सदी में हमें पता चला कि संगीत कैसा था? शास्त्रीय संगीत था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर कुछ एक चीजों का आगमन हुआ था। उन्हीं में से एक वंश आता है जिसका नाम था वर्धन वंश। जिसका नाम था भाई वर्धन वंश।
तो दोस्तों वर्धन वंश की मैं बात करता हूं, इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वंश। ठीक है, अक्सर कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है, पेपर में इस वंश का संस्थापक पूछ लिया जाए और ऑप्शन में प्रभाकर वर्धन ना हो, ऑप्शन में प्रभाकर वर्धन ना हो, तो भाई कौन होगा इस वंश का संस्थापक? पुष्यभूति होगा, क्योंकि पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना पुष्यभूति वंश के नाम से की थी। इस महान व्यक्ति ने एक काम करवाया था, सदा स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण। किसका निर्माण? स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई पुष्यभूति ने करवाया था। और स्थानेश्वर पड़ता कहां पे है? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र में है। स्थानेश्वर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, अब देखना, इसी मंदिर का पुनः निर्माण, इसी मंदिर का पुनः निर्माण, इस मंदिर का पुनः निर्माण सदाशिवराव ने करवाया था। सदाशिवराव, ये कौन हुआ करते थे सदाशिवराव? तो ये मराठाओं के सेनापति हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मराठाओं के सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए आगे की हम बात करते हैं। वर्धन वंश में एक व्यक्ति होगा प्रभाकर वर्धन, इसी ने इस वंश का नाम वर्धन वंश रखा था, प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन जो था, इस प्रभाकर वर्धन का विवाह होगा यशोमती से। किससे होगा भाई? यशोमती से। इन दोनों के 2 पुत्र और 1 पुत्री होगी भाई। ठीक है भाई, बड़े बेटे का नाम होगा राज्यवर्धन, बेटी का नाम होगा राजश्री, और सबसे छोटे लड़के का नाम होगा हर्षवर्धन। जो इस वंश का सबसे फेमस शासक माना जाएगा वो हर्षवर्धन होगा। दोस्तों राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा से किया गया, ग्रह वर्मा से हुआ। और ये कहां का शासक था? कन्नौज का शासक। बिल्कुल सही पकड़े हो दोस्तों, कन्नौज वही जो आगे चल करके हर्षवर्धन की राजधानी भी बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब इस ग्रह वर्मा की हत्या कर दी जाएगी। दोस्तों यहां मैं आपको बताता हूं, ग्रह वर्मा, ये जो ग्रह वर्मा था, जो राजश्री का पति हुआ करता था, इस ग्रह वर्मा की हत्या कौन कर देगा? तो देवगुप्त कर देगा, देवगुप्त। और देवगुप्त की हत्या कौन कर देगा? राज्यवर्धन, क्योंकि उसको पता चल जाएगा ग्रह वर्मा को किसने मारा है? देवगुप्त ने मारा है। ये देवगुप्त मालवा का शासक होता है भाई, मालवा नरेश देवगुप्त कहलाता था भाई। ये मालवा का शासक होता है देवगुप्त। इस देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने की। और इस राज्यवर्धन की हत्या, दोस्तों राज्यवर्धन की हत्या, इस राज्यवर्धन की हत्या कौन करेगा? तो गौड़ नरेश शशांक। कौन करेगा भाई? गौड़ नरेश शशांक। गौड़ नरेश शशांक इस राज्यवर्धन की हत्या कर देगा। जैसे ही राज्यवर्धन की हत्या होगी, शासक बनेगा हर्षवर्धन। कौन बनेगा भाई? हर्षवर्धन। अब देखना, अब शासक बना हर्षवर्धन। देखिए हर्षवर्धन का जन्म आपसे पूछ लेगा तो 590 में, 590 में। शासक बना तो शासक बना 606 में।
यानी कि मैं कह सकता हूं लगभग 16 वर्ष की आयु में, लगभग 16 वर्ष की आयु में ये बंदा शासक बनेगा। छोटी सी उम्र में इसके सामने 3 चुनौतियां। एक तो अपनी बहन को सती होने से बचाना, क्योंकि प्राचीन समय में जिस महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को उसके साथ जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, तो वो सती प्रथा हुआ करती थी। और सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक ने किया। ठीक है दोस्तों, अब राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के उसके प्रयासों के द्वारा अब इसके सामने 3 चुनौतियां। एक तो अपनी बहन को सती होने से बचाना, अपने राज्य का विस्तार करना और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना। ये तीनों चुनौतियों से खरा उतरेगा, हर चीज पार करके जाएगा। 606 में राजा बना हर्षवर्धन। अब देखना दोस्तों, ये जो हर्षवर्धन था अपना, इस हर्षवर्धन के टाइम में एक दरबारी कवि हुआ करता था, दरबारी कवि। इस हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था और उस दरबारी कवि का नाम था बाण भट्ट, बाण भट्ट। इस बाण भट्ट की रचना हुआ करती थी हर्ष चरित, और एक और रचना थी इसकी कादंबरी, जो आपके ग्राम सचिव के पेपर में पूछी गई थी, कादंबरी। तो कादंबरी और हर्ष चरित किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है, जो किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बाण भट्ट जब लिखी उसने रचना, तो हर्षवर्धन भी स्वयं रचनाकार हुआ करता था, हर्षवर्धन भी स्वयं रचनाकार हुआ करता था। इसकी 3 रचनाएं मानी गई है। इसकी 3 रचनाओं का नाम आता है तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और भाई नागानंद। ये तीनों रचनाएं किसकी? हर्षवर्धन की है। अब इस हर्षवर्धन महोदय के दरबार में एक चिन्नी यात्री भी आया था, चिन्नी यात्री भी आया था, और उस चिन्नी यात्री का नाम क्या था? हवेन सांग, हवेन सांग। ये भारत कब आया? देखिए दोस्तों, 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। भारत आया, तो भारत आया ये 629 में, 629 ईस्वी में। लेकिन हरियाणा कब आया? तो दोस्तों हरियाणा आया, तो ये हरियाणा आया 634 में। कब आया? 634 में। ठीक है, भारत आया 629 में, हरियाणा आया 634 में। भाई हवेन सांग। अब इस हवेन सांग की एक पुस्तक थी सीयू की। ठीक है दोस्तों, सीयू की, हवेन सांग। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी हुआ करता था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी हुआ करता था। ठीक है, अब ये 634 में हरियाणा आया। ठीक है, हरियाणा में रहा कब तक? तो 644 तक, 644 तक ये बंदा हरियाणा में रहा। 634 में आया, 644 तक ये हरियाणा में रहा। ठीक है दोस्तों, 644 तक ये बंदा हरियाणा के अंदर रहा, 10 साल तक ये हर्ष के दरबार में रहा। अब ये जिस साल आया 634 में हरियाणा, उसी साल हर्षवर्धन के साथ युद्ध लड़ा गया। ठीक है, हर्षवर्धन का युद्ध हुआ पुलकेशियन सेकंड के साथ, पुलकेशियन सेकंड। और इस युद्ध में हर्षवर्धन हारा, इस युद्ध में हर्षवर्धन हारा और पुलकेशियन सेकंड जीत गया। इसका वंश कौन सा था आपसे पूछ ले तो चालुक्य वंश। पुलकेशियन द्वितीय का वंश कौन सा था? चालुक्य वंश से संबंध रखता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चालुक्य वंश का संबंध रखता था पुलकेशियन सेकंड। ठीक है, इस युद्ध में हर्षवर्धन हार जाता है। हर्षवर्धन हारा, ये ना तो बाण भट्ट बताएगा और ना ही हमें कौन बताएगा? हवेन सांग बताएगा। लेकिन ये कौन बताएगा हमें हारा? तो इसकी हार का वर्णन,
हर्षवर्धन की हार का वर्णन हमें एहोल अभिलेख से मिलता है भाई, एहोल अभिलेख से मिलता है। हर्षवर्धन की हार का वर्णन हमें एहोल अभिलेख में मिलता है। ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, और 647 ईस्वी में, 647 में हर्ष की मृत्यु हो जाएगी। हर्ष की मृत्यु 647 में। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में सबसे ज्यादा हुण जाति ने आक्रमण किए। हुण जाति ने आक्रमण किए भाई, सबसे ज्यादा किसने आक्रमण किए? हुण जाति ने। कुंभ के मेले का आयोजन, जो आप देखते हो, कुंभ के मेले का आयोजन भी हर्षवर्धन के काल में ही हुआ था। कुंभ के मेले का आयोजन भी हर्षवर्धन के काल में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो आज करवाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, जो आज हमने पढ़ा है उसका रिवीजन दिखा देता हूं आपको। आज हमने किसके बारे में जाना है? ठीक है दोस्तों, तो हमने शुरुआत की हरियाणा के उल्लेख से। हमने आज हरियाणा जीके की शुरुआत की है, बिल्कुल जीरो लेवल से इसकी शुरुआत की है। ठीक है, हाँ भाई मनदीप, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आज हमने शुरुआत की थी हरियाणा के बिल्कुल जीरो लेवल से, उसकी बात हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने बताया हरियाणा के उल्लेख के बारे में, और हरियाणा का उल्लेख वेदों में मिलता है, और वेद टोटल 4 होते हैं, पुराण 18 होते हैं। टोटल वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में हरियाणा राज्य का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में गद और पद का वर्णन मिलता है, जो देवताओं की स्तुति के लिए प्रयोग किया गया था। सामवेद में संगीत प्रधान बताया गया, और अथर्ववेद में देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र तंत्र विद्या की जाती है उनका प्रयोग मिलता है। ठीक है, हरियाणा राज्य का उल्लेख हमें सकंद पुराण में मिलता है, पुराण टोटल 18 होते हैं। फिर मैंने आपको बताया तोमर अभिलेख में हरियाणा राज्य का उल्लेख मिलता है, और तोमर अभिलेख हमें दिल्ली से प्राप्त हुआ, तोमर राजवंश से प्राप्त हुआ। हरियाणा से प्राप्त एक अभिलेख मैंने टोपरा अभिलेख के बारे में बताया, जो कि हरियाणा के अंबाड़ा से प्राप्त हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक से इसका संबंध था। दिल्ली ले जाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। इस अभिलेख को दिल्ली लेकर के गया फिरोज शाह तुगलक। फिर मैंने बताया सरोवर संबंधित अभिलेख, यानी कि प्राचीन समय में हरियाणा को समुद्र छूता था, वो समुद्र छूता था, उसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? वो खरोष्टी अभिलेख में मिलता है। हरियाणा का उल्लेख किस कीर्ति या किस लेख में मिलता है? तो मैंने बताया पाषाण कीर्ति या पाषाण लेख में हरियाणा राज्य का उल्लेख मिलता है। फिर हमने हरियाणा के नामों के बारे में चर्चा की, और हरियाणा के नामों के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने ऋग्वेद में हरियाणा के नाम के बारे में पढ़ा। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे के नाम से जाना गया है। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला या हरियाल कहा गया है। हरियाणा में एक युद्ध लड़ा गया, महाभारत का युद्ध, जिसमें या उसे योधे काल कहा जाता है। उस महाभारत काल या योधे काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहा गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक समृद्ध भूमि होता है। ठीक है, और इसी महाभारत काल में इसके एक महान पात्र हुआ करते थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने हरियाणा को हरना नाम दिया था। हरना का अर्थ होता है लूटपाट का प्रदेश। ठीक है दोस्तों, लूटपाट का प्रदेश। अब एक व्यक्ति हुआ करते थे जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे, बाणभट्ट। इसका मैंने वर्धन टाइम पे भी जिक्र किया है। इसने एक बुक लिखी हर्षचरित, जिसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना गया। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कुरुक्षेत्र जिसको श्रीकंठ जनपद कहा जाता है। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त प्रदेश है, और वो ब्रह्मावर्त प्रदेश जो मनुस्मृति में हमें उल्लेखित मिलता है। ब्रह्मावर्त प्रदेश मनुस्मृति में मिलता है। इसी मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका या ब्रह्मा की पुत्री भी कहा गया है। जैन काव्यधारा के कवि पुष्पदंत हुआ करते थे, जिसने एक बुक लिखी महापुराण। इस महापुराण में हरियाणा को हरियाण ऊ के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, फिर हमने बात करी हरियाणा से प्राप्त साक्ष्यों की।
तो हरियाणा से प्राप्त साक्ष्य संगीत के साक्ष्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये हमें शुद्ध नामक जगह से मिले जो जगाधरी में है, और जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है दोस्तों। शुद्ध से हमें 12 खड़ी के अभिलेख भी मिले थे। ठीक है दोस्तों, और ये किस सदी में हमें प्राप्त हुए संगीत के साक्ष्य? तो दूसरी सदी में हमें प्राप्त हुए थे, दूसरी सदी में। लेकिन हमें नहीं पता था इस टाइम पे संगीत की कला क्या है, तो संगीत की कला का पता चला 9वीं सदी में। और ये संगीत कैसा है? शास्त्रीय संगीत है, इस बात का हमें पता चला। ये शास्त्रीय संगीत है, इसका हमें कैसे पता चला तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। हिसार में एक जगह है अग्रोहा, अग्रोहा में हमें संगीत के 7 स्वर प्राप्त हुए थे। अग्रोहा में संगीत के 7 स्वर प्राप्त हुए, सारे गामा पाधानी, ये संगीत के 7 स्वर हमें प्राप्त हुए, और ये संगीत के 7 स्वर अग्रोहा से प्राप्त हुए। ये किस अभिलेख पे लिखे हुए थे? मृदभांड अभिलेख, मिट्टी से बना हुआ बर्तन, इसका अर्थ होता है मिट्टी से बनी हुई वस्तु। और इन्हीं 7 स्वरों से प्राप्त अभिलेख के कारण अग्रोहा को संगीत का टैबलेट कह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, संगीत का टैबलेट। और यह अग्रोहा हिसार जिले में पड़ता है। इसका प्राचीन नाम अकरोद का हुआ करता था। अग्रोहा को अग्र गणराज्य की राजधानी माना जाता है, और अग्र गणराज्य अग्रसेन महाराज का माना जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वर्धन वंश का जिक्र किया। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश ने इस वंश की स्थापना की और स्थानेश्वर महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाया। कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर पुनः निर्माण सदाशिव राव ने करवाया, और स्थानेश्वर ही वर्धन वंश की राजधानी हुआ करती थी। स्थानेश्वर ही वर्धन वंश की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। इस वंश का एक शासक होगा प्रभाकर वर्धन, जिसका विवाह हुआ यशोमती से। इसके एक बेटा राज्यवर्धन, एक बेटी राजश्री और एक पुत्र हर्षवर्धन होगा। राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा से कर दिया गया, जो कन्नौज का राजा था। ठीक है, कन्नौज का शासक था। हर्षवर्धन के टाइम में 2 राजधानियां हुआ करती थी, कन्नौज और स्थानेश्वर। क्यों? क्योंकि स्थानेश्वर तो उसकी राजधानी थी और कन्नौज उसने अपनी राजधानी बना ली थी दोस्तों। 2 राजधानियां, एकमात्र ऐसा शासक हर्षवर्धन की हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अब उस ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई देवगुप्त के द्वारा। देवगुप्त मालवा का शासक था, और देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन के द्वारा कर दी गई, और राज्यवर्धन की हत्या गौड़ नरेश शशांक के द्वारा कर दी गई। जैसे ही राज्यवर्धन मरा, उस समय हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ, शासक 606 में बना। इसका दरबारी कवि हुआ करता था बाणभट्ट, और बाणभट्ट की रचना हर्षचरित और कादम्बरी मानी गई है। ठीक है दोस्तों, अब बाणभट्ट की रचना हर्षचरित और कादम्बरी मानी गई। हर्षवर्धन स्वयं एक रचनाकार था, जिसकी रचना रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद है। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध लड़ा गया 634 में। कब लड़ा गया दोस्तों? 634 में। ये युद्ध किसके किनारे लड़ा गया? नर्मदा नदी के किनारे। इस युद्ध में हर्षवर्धन हार गया, और हर्षवर्धन की हार का वर्णन हमें ऐहोल अभिलेख से पता चलता है दोस्तों। हर्षवर्धन के टाइम में सर्वाधिक आक्रमण हुण जाति ने किए। कुंभ के मेले का आयोजन भी हर्षवर्धन के समय में ही हुआ था भाई। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में क्या हुआ था? कुंभ के मेले का आयोजन हुआ था। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। इसके दरबार में एक यात्री आया था हवेन सांग, जो हरियाणा में 634 में आया और 644 तक रहा। लेकिन भारत कब आया? 629 में आया। इसकी पुस्तक थी भाई सीयू की, और ये चिन्नी यात्री था, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं जो आज पढ़ाया गया है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही अगर मन लगा करके, ध्यान लगा करके पढ़ते रहे, ये गारंटी देता हूं 100% लिखवा लेना, स्टैंप लगवा लेना, हरियाणा पुलिस में आपका सिलेक्शन 100% है। जो टॉपिक आपको करवाऊं वो दोहराना भी बाद में भी दोहराना, और क्लास में भी ध्यान लगा करके पढ़ना। मैं फिर कहूंगा और बार बार कहता हूं कि वादा किया है, नजारा बेहतरीन दिखाऊंगा। बस आप विश्वास बना करके चलना, ये नजारा मैं दिखाऊंगा आपको हरियाणा पुलिस के अंदर। आपका प्रदर्शन ये रहेगा, जो आप पढ़ोगे वो बेहतर तरीके से रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।